नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमने एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है कि जो लोकसभा चुनाव अभी 2024 में होने वाले हैं उनमें एनडीए और इंडी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं, तो उनके बीच में जो फाइट है उसका आउटकम क्या होने वाला है, यानी इस बार लोकसभा चुनाव कौन जीतने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि लोकसभा चुनाव की अनाउंसमेंट हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है, जो कि 19 अप्रैल 2023 से 7 फेसेस यानी 7 फेसेस में होंगे। उसका एनालिसिस, उसके आउटकम का एनालिसिस हमने प्रश्न कुंडली से किया है। प्रश्न कुंडली का बैकग्राउंड ये है कि मेरे किसी जानने वाले ने मुझसे प्रश्न किया था कि इस बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे उसमें एनडीए गठबंधन जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। यानी मुख्य रूप से उनका जो इंटेंट था, जो हमने स्पेसिफाई किया था उनसे, उनका ये था कि एनडीए गठबंधन आप एक साइड मान लीजिए और दूसरी साइड आप इंडिया गठबंधन और बाकी सारी पार्टी जो इंडिया का पार्ट नहीं है, अपोजिशन मान लीजिए। तो उनके बीच में जो एक कॉन्टेस्ट होगा उसमें एनडीए जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। उनके ऐसा प्रश्न करने पर मैंने उनसे एक नंबर की डिमांड की, 1 से लेकर 2193, यानी 1 से लेकर 2193 के बीच में मैंने उनसे कोई भी नंबर मांगा जो उनके मन में आए। नंबर मांगने पर उन्होंने मुझे 282 यानी 282 का नंबर दिया। दोस्तों, उस नंबर से एक कुंडली बन के आई जिसका निर्माण हमने जो है सॉफ्टवेयर में किया। कुंडली निर्माण के बाद सबसे पहला स्टेप दोस्तों जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम उस कुंडली की गंभीरता की जांच करें। तो उस कुंडली की गंभीरता की जांच जब की तो वह कुंडली गंभीरता की कसौटी पर खरी उतरी। अब उस कुंडली पर मैंने भी कुछ एनालिसिस किया और कुछ एनालिसिस के लिए जो है कुछ विचार उस कुंडली पर अब हमारे जो गुरु जी हैं श्री आर एस सानी जी वो प्रकट करने वाले हैं। आर एस सानी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी जो खुल्लर जी पद्धति है उसके बहुत बड़े एक प्रोपोनेंट रहे हैं और लगभग 20-22 साल से उन्होंने इसको डेवलप करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लोगों को इसको लगभग 20 साल में सिखाया। तो आज आप एक निर्विवाद रूप से ये चीज कह सकते हैं कि खुल्लर जी पद्धति, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी जिसे केसीआईएल भी कहा जाता है, उस स्ट्रीम के इनसे सीनियर टीचर नहीं है। इसके साथ ही चानी सर 3 किताबों के ऑथर भी हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र और कस्पल प्रश्न ज्योतिष। ये तीनों किताबें बहुत अच्छी हैं। तो इस कुंडली का एनालिसिस जो है, इस कुंडली पर अब जो कुंडली हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं उन पर आप सर के भी विचार सुन पाएंगे और म्यूचुअल डिस्कशन हमारा सुन पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम अपने गुरुजी श्री आर एस सानी जी का हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। वेलकम सर, इट इज वेरी शुक्रिया। गुड टू हैव यू। शुक्रिया शुक्र त्यागी। धन्यवाद। जैसा कि मैं आपका वार्तालाप सुन रहा था कि ये जो कमिंग 2024 के इलेक्शंस हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये क्वेश्चन आपसे किया गया। और आपके मांगने से उन्होंने एक नंबर दिया 282, है ना। यस और सर। जैसा कि नियम है, आपने उस 282 नंबर के अकॉर्डिंगली एक हॉररी चार्ट की कंस्ट्रक्शन कर दी। यस सर। और हॉररी के रूल के अकॉर्डिंगली जो आपने कहा कि उसकी जो सत्यता परखी गई प्रश्न की, तो वो आपने सटीक पाई। ठीक है, तो सर मैं भी उस कुंडली का अध्ययन सामने बैठ के जो है, मेरे सामने जरा एक बारी कुंडली को जरा खोलें तो मैं भी उसकी देखूं कि उसकी जो जेन्युइननेस उसमें अपीयर होती है कि नहीं। नंबर दो, अगर जेन्युइननेस अपीयर होगी तो सर हम इस कुंडली का अध्ययन करेंगे। जो कुंडली आपने बनाई है मैं केवल उसका अध्ययन कर रहा हूँ। ठीक है, कि कुंडली के अकॉर्डिंगली भारतीय जनता पार्टी के जीतने के क्या चांसेस है। एनडीए के, क्योंकि ये एनडीए प्रश्न के, एनडीए हाँ, के लिए। एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी प्लस हाँ, उसके जिसमें जो मुख्य है पार्टी अलियंस। बीजेपी है। यस सर। ठीक है, तो अब देखते हैं, ईश्वर की कृपा रही तो जैसा कि आपने कुंडली बनाई है तो कुंडली को देख के उसका अध्ययन करने के पश्चात ही हम कुछ बोल पाएंगे। प्लीज आप जरा कुंडली को शेयर करिए। सर, अगर यदि आप परमिशन दें तो मैं उन लोगों के लिए एक आउटकम बताना चाहता हूँ जिनका ज्योतिष में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो शायद हमारे एनालिसिस के लिए ना वेट कर पाए, ओके। ताकि वो लोग आउटकम सुन के जा सकें। तो ओके। जैसा कि हमारे डिस्कशन से सामने आया था दोस्तों, जिनका ज्योतिष में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो सीधा एनालिसिस का आउटकम सुन सकते हैं।
इस बार एनडीए के जीतने के बहुत प्रबल चांस है, तो एनडीए के लिए बड़ी स्ट्रांग कुंडली बन के आई थी। प्रॉमिस भी, दशा भी और ट्रांजिट भी, सभी एनडीए के फेवर में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि 30 जो प्रश्न कुंडली आपके सामने अभी हम खोलेंगे उसमें 30 अप्रैल तक जुपिटर का अंतरा है और 30 अप्रैल से 3 जून तक शनि का अंतरा है। तो चुनाव जो है मुख्य रूप से क्या, पूर्ण रूप से इन्हीं दो अंतराओं में होंगे। तो 30 अप्रैल तक जो जुपिटर का अंतर है दोस्तों, वो इंडिया अलायंस यानी इंडी गठबंधन के लिए स्ट्रांग है, मजबूत है। तो पहले दो फेसेस में इंडी गठबंधन का परफॉर्मेंस संतोषजनक रहने वाला है और एक अच्छी फाइट दोनों गठबंधन के बीच में देखने को मिलेगी। तत्पश्चात ट्रांजिट भी इंडी गठबंधन के तरह विपरीत हो जाते हैं और जो एनडीए है उसके फेवर में आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ट्रांजिट में हो या दशा में हो, शुक्र एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम प्रश्न कुंडली की तरफ चलते हैं। अब स्क्रीन पे प्रश्न कुंडली देखिए और गुरुजी श्री आर एस साहनी जी के विचार उस कुंडली पर सुनिए। तो दोस्तों ये प्रश्न कुंडली है जिसका निर्माण हमने 17 मार्च 2024 को दिन में 3:08 और 3 सेकंड पर किया था। जहां ये निर्माण किया था उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आप नीचे देख सकते हैं। नहीं सर, हाँ तिलक नगर, ठीक है ठीक है। यस सर, ये इसका निर्माण हमने दिल्ली हाँ में किया था, तो उसके भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप लोग देख सकते हैं। चलिए। इसके ऊपर आप जो दशाएं हैं इस कुंडली के मुताबिक वो भी आप ऊपर देख सकते हैं। मंगल की महादशा है, मून की भुक्ति यानी अंतरदशा, और जब चुनाव होंगे तो 30 अप्रैल तक जुपिटर का अंतरा है और उसके बाद शनि का अंतरा शुरू हो जाएगा, जिसमें कि पूरे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो ये चार्ट बन गया। अब इसके बाद में जो है अ, चलिए अब हम आप त्यागी जी गुरु आपके जी साथ विचार डिस्कस प्रकट करते करें। हैं, अदरवाइज आपने वो दे ही दिया है प्रोडिक्शन लोगों को। देखिए सबसे पहले आपने कुंडली का निर्माण किया 17 मार्च को, है दिन में 3:08 3 सेकंड। अब देखें उस जिस नेटिव ने क्वेश्चन किया है तो उसका जो क्वेश्चन है कि वो कि क्या बीजेपी और अलियांस जो है एनडीए की जो ये इसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी कि नहीं, क्या इसके जीतने के चांस हैं कि नहीं। यस सर। सत्यता परखने के लिए आप मून को देखिए। मून इटसेल्फ जो है लगन में पॉजिटेड है, लगन में बैठा हुआ है, यस सर। और मून छठे हाउस का सब लॉर्ड बन के अपीयर हो रहा है यहाँ। ये मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ठीक है ना। और मून वन में भी है, और मून का स्टार मंगल है, मून इज इन मार्स स्टार। मार्स आप ये देखिएगा कि मार्स 11 में अपीयर हो रहा है। इसका मतलब जो तीनों हाउसेज हैं, मून और उसका मार्स स्टार जो है 1 6 11 में बड़ा स्ट्रांगली अपीयर होके इस बात के लिए और इंडिकेशन देता है कि जो प्रश्नकर्ता के मन में जो उस वक्त विचार उत्पन्न हो रहा था, कहने का मतलब जो विचार प्रक्रिया उस वक्त उसके मन में चल रही थी वो सारी की सारी इस कुंडली में उजागर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नकर्ता के मन में जो थॉट प्रोसेस चल रहा था वो इस कुंडली ने दिखला दिया। अब बात आती है कि इसके बाद जब एक जेन्युइननेस इस्टेब्लिश हो जाती है तो कुंडली का आगे अध्ययन किया जाता है। इसमें हमको इसका लग्न का प्रॉमिस पढ़ना है। फिर हम छठा हाउस जो इस केस के अंदर हमारा कंपटीशन का रहता है, यस सर। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और 11वें हाउस को हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। 11वां हाउस प्रश्न कुंडली के अंदर इट इज अ हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोमिस। जो कुंडली में प्रॉमिस दिखलाए गए हैं उसकी वो उसको पूर्ण करता है, उसको वो सर्टिफाई करता है। तो इसी प्रकार 1 6 11 के सब लॉर्ड पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भाई जो कुंडली का प्रॉमिस है वो किसकी फेवर में जा रहा है। सिमिलरली हम अपोजिशन के लिए भी, जो आपने कहा कि इंडिया इंडिया जो बाकी उन्होंने बनाया है एक ठीक है फोरम बनाया है, उसका प्रॉमिस भी पढ़ेंगे। जब दोनों का प्रॉमिस पढ़ने के बाद जब हम इस बात के लिए कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन तगड़ा लगता है, कौन स्ट्रांग लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो त्यागी जी पढ़िए, मैं आपके मुंह से पढ़वाऊंगा। आप पढ़िए जरा, लगन का सब लॉर्ड क्या है। तो ठीक ठीक है सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस हाँ अपॉर्चुनिटी। पढ़िए, आपको चांस मिलता है, पढ़िए। तो दोस्तों जैसा कि आप नीचे वाली टेबल में देख सकते हैं, कस्प वन यानी असेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो बुध है। ये मरकरी है, ओके। लगन का सब लॉर्ड मरकरी है। तो ऊपर यदि आप टेबल में देखेंगे तो कस्पल इंटरलिंक केसीआईएल में जैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मरकरी मरकरी के ही स्टार में है, केतु के सब में और जुपिटर के सब में है। सब में। अब मरकरी इज इन मरकरी स्टार, और हमारा नियम क्या है, या तो छठे की इन्वॉल्वमेंट हो
या 11वें की इन्वॉल्वमेंट हो। अगर मान लीजिए छठे और 11वें की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वी कैन टेक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1। इस केस में मरकरी तो 11वें हाउस में बड़ा स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है और 11वें का रेसिडेंट भी है। यस सर। इसका मतलब 11वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। इट इज वन ऑफ द रेलिवेंट हाउस एंड यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशन बनने के योग स्थापित होते हैं। मरकरी किसके सब में है सर? केतु केतु के के सब सब में में। है, और यहाँ पे केतु जो है आप देख सकते हैं हस्त नक्षत्र में है, तो वो मरकरी और मून के भी फल देगा, क्योंकि केतु मरकरी के साइन में है और मून के स्टार में है। ठीक है। अब जरा देखिए, केतु तो छठे में अपीयर नहीं होता और केतु 1 में भी नहीं है और केतु 11 में भी नहीं है। नहीं है। रादर केतु जो है वो 5वें हाउस का रेसिडेंट है और वो पीएस के साथ बैठा है। ये इसके साथ है। ठीक है ना? और केतु 8th में अपीयर हो रहा है, यस। इन्वॉल्विंग 11 कमिटिंग टू 8। ये 11वें हाउस के लिए अच्छा योग नहीं है। केतु 12 में भी है। यस सर। लेकिन केतु हैज टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ मर्करी एंड मून। कस्पल ज्योतिष का नियम है कि राहु और केतु अपने नक्षत्र स्वामी और राशि स्वामियों के फल भी देते हैं। यस। तो आप देखिए, केतु ने अगर मरकरी का फल देना है तो मरकरी मेरा 11वें में बैठा हुआ है और 11वें का सब सब लॉर्ड है और एक का सब सब लॉर्ड भी है। यस सर। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, इन्वॉल्विंग 11 कमिटिंग टू 1 एंड 11 कमिटिंग टू 8 एंड 12 ऑल्सो। एंड 5 ऑल्सो, क्योंकि हाँ, 5 का अब स्पेल केतु ने ऑफ है। मून का फल देना है तो सर मून जो है मेरा 6 का सब सब लॉर्ड भी है और 5वें में भी है। तो आप 6 एंड 5 दोनों कर दें। दोनों को। व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन? क्या करेगा मरकरी? जो फाइनल कंफर्मेशन जुपिटर के सब सब में। अब जुपिटर आप ये देखिएगा कि जुपिटर 1 में नहीं है, जुपिटर 6 में नहीं है, लेकिन जुपिटर 11 में है। 11 में है सर। लेकिन जब अपोजिशन की बात करते हैं तो सर जुपिटर मेरा 8 में भी अपीयर हो रहा है, 12 में भी अपीयर हो रहा है, लगन में भी अपीयर हो रहा है। यस सर। कहने का मतलब इसको जो लगन को इसको थोड़ी सी अपोजिशन मिलने वाली है। इसका इतना केक, इंडिकेशन ये। इतनी केक वॉक नहीं होने वाली एनडीए के हाँ, लिए, यहाँ से आप ये समझ सकते ठीक है। अब बात करेंगे सर, हम बात करेंगे 6th हाउस जो मेन हाउस है। ठीक है, प्राइमरी कस्प इस केस में छठा बनता है। तो छठे भाव का सबसे लॉर्ड जो मून है, इसको ऊपर पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हैं। मून जो है, मून का पीएस नहीं है। यस सर। इसका मतलब मून स्वयं का फल देने में कैपेबल नहीं है। नहीं है। मून फल देगा अपने स्टार लॉर्ड के माध्यम से। मून इज इन मार्स स्टार। यस सर। मार्स के स्टार में है सर और मार्स मेरा छठे हाउस में है नहीं नहीं है। और मार्स मेरा 1 में भी नहीं है। पर मार्स 11वें में सब लेकिन लॉर्ड। मार्स 11 में अपीयर हो रहा है तो इनडायरेक्ट रिलेशन बनने के चांस यहां हो गए। यस सर। कहने का मतलब 11वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अब इसकी कमिटमेंट 6 से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए, 11 से होनी चाहिए। तो सर जो मून इज इन द सब ऑफ मून, तो मून हमारा 6 में अपीयर हो गया। यस सर। मून मेरा 1 में भी है। ओके। इसका यस सर। मतलब इन्वॉल्विंग 11, 11 की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 1 और 6 से कमिटमेंट कर रहा है तो ये योग जिताने के योग बनते हैं। यस सर। लेकिन मून 5 में भी है। पांचवा क्या करेगा सर? इसको अपोजिशन देगा। अपोजिशन देगा, बहुत अब स्टिफ फाइनल अपोजिशन। कंफर्मेशन जो है वो राहु कर रहे हैं। राहु मेरा 6th हाउस में 2 बार अपीयर होके बड़ा स्ट्रांग तरीके से बनाया, यस अपीयर सर। हुआ। और राहु क्या है कि 5 में भी है, लेकिन ओनली वंस है। राहु ने फल देना है जुपिटर और मरकरी का। आप ये देखिएगा कि मरकरी छठे में नहीं है लेकिन मरकरी 1 और 11 में है। एक और 11 में है। तो ये इस नेटिव के लिए अच्छा स्ट्रांग रिलेशन बन गया। यस सर। लेकिन मरकरी 5 में आने से ये अपोजिशन के लिए कमजोर हो गया। ठीक है ना? मरकरी 11 का रेसिडेंट भी है तो कहने का मतलब छठे हाउस का जो प्रॉमिस है आपका एनडीए का या बीजेपी गवर्नमेंट जो गठबंधन बीजेपी है, लेड एनडीए कह सकते हैं हम। तो इनका ये छठा हाउस स्ट्रांग हो गया। ओके। अब बात करेंगे 11th हाउस का प्रॉमिस पढ़ेंगे और 11th हाउस का प्रॉमिस हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? लगन के सब लॉर्ड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे असेंडेंट और 11वें घर का सबसे ठीक लॉर्ड है। एक ही ग्रह है, मरकरी। तो ये तो सर जो कुंडली का प्रॉमिस था, ये बीजेपी एनडीए जो है इसका गठबंधन है उसका प्रॉमिस पढ़ा, जो काफी हद तक स्ट्रांग नजर आता है। अब हम प्रॉमिस पढ़ेंगे जो अपोजिशन है इनकी। अपोजिशन किसको बोलते हैं? इस केस में क्या है, इंडी इंडी वर्सेस जो है बाकी और जो अलियंसेस है। बेसिकली सर क्वेश्चन था कि विल एनडीए विन इलेक्शंस और नॉट, तो हाँ जी। अपोजिशन में हम जो इंडिया है यानी इंडिया अलायंस, उसके अलावा जितनी हाँ, बाकी जितने भी चार बची है सब टोटल हम। जो है वो सब अपोजिशन में आएगा।
अब सर हम अगर अपोजिशन का प्रॉमिस पढ़े तो आप ये देखिए कि 7वें हाउस का जो सब सब लॉर्ड है वो वीनस है, लगन का सब सब लॉर्ड। 7वें का मतलब है ये अपोजिशन है, ठीक है, ये अपोजिशन है। तो एक काम करिए त्यागी जी, अगर इसको आप 7वें हाउस से रोटेट कर सकते हैं तो कर दीजिए, लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। अब सुप्रिय त्यागी जी ने इसको 7वें हाउस से रोटेट कर दिया है, जैसे हमने उनसे आग्रह किया था। इसका मतलब ये जो अपोजिशन है ये उसका असेंडेंट आ गया। यस सर। जैसे हमने इस कुंडली में एनडीए और बीजेपी का असेंडेंट पढ़ा, उसी प्रकार इसका भी 1, 6 और 11 पढ़ेंगे। अब ये देखिए कि लगन का सब सब लॉर्ड वीनस है, अपोजिशन का। वीनस को पढ़ने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा हमें प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में। वीनस राहु के स्टार में है और देखें कि वीनस का पोजिशनल स्टेटस भी है, ठीक है। वीनस का पीएस है तो वीनस छठे हाउस का सब सब लॉर्ड है। इसका मतलब बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गई स्ट्रॉन्गर लेवल के ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वॉल्वमेंट। छठे छठे हाउस की। यस सर। और वीनस राहु के स्टार में आने से राहु 11 में है, कहने का मतलब है 6 और 11 की जो रेलिवेंट हाउस है इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पे है। वीनस किसके सब में है सर, कमिटमेंट कौन कर रहा है? मरकरी। मरकरी तो गुरुजी यहाँ 5 में आ गया। यस सर। मरकरी तो 1 में नहीं है, मरकरी 6 में नहीं है, मरकरी 11 में नहीं, 11 का साइन लॉर्ड है केवल। लेकिन 5 में मरकरी इज वेरी स्ट्रांग और मरकरी का पोजिशनल स्टेटस होने से मरकरी 5वें का रेसिडेंट भी है। यस सर। कहने का मतलब जो अपोजिशन है उसका असेंडेंट, उसका लगन बहुत कमजोर हो गया। सर इंटरेस्टिंगली अपोजिशन के छठे घर का जो सबसे हाँ, लॉर्ड है वो भी वीनस है। आगे पढ़िएगा आप, तो जब हम इसका मूल भाव पढ़ेंगे, इसका प्राइमरी कस पढ़ेंगे अपोजिशन का, छठे का सब सब लॉर्ड लकीली अनलकीली जो है वो भी वीनस है। तो वीनस का प्रॉमिस तो बड़ा कमजोर हो गया। क्यों? वीनस का फल फाइनली मरकरी देगा, और मरकरी आपने देखा कि मरकरी 5वें का रेसिडेंट है विद पोजिशनल स्टेटस, और मरकरी 5वें हाउस का सब सब लॉर्ड है। तो ये प्रॉमिस को खत्म कर देता है। यस ओके। सर। अब बात रहेगी 11th हाउस का सब सब लॉर्ड। 11th का सबसे मून है, आप पढ़िए, मून इज इन मार्स स्टार। मंगल मेरा छठे हाउस का साइन लॉर्ड है केवल, मंगल 11 में नहीं है, मंगल 1 का साइन लॉर्ड है। इसका मतलब छठे और 1 हाउस की जो असेंडेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। मून इज इन द सब ऑफ मून, मून मून के सब में है। और आप ये देखिए कि मून 1 में नहीं है, 6 में नहीं है, और मून 11 में अपीयर हो रहा है, लेकिन मून 12 में भी है, ठीक है, समझे त्यागी जी? तो यस कहने सर। का यस सर। मतलब जो मून है अब फाइनली राहु के सब में है। राहु तो हमने देखा कि राहु छठे हाउस में अपीयर हो रहा है, और सॉरी 11 में अपीयर हो रहा है। और राहु का इस केस में जुपिटर और मरकरी का फल देना है। जुपिटर जहां छठे हाउस में है, जुपिटर जहां 1 में है, लेकिन राहु एज अ मरकरी वो फिर 5 में आ गया। यस ओके, सर। ये और इसकी जुपिटर तो, भी खुद 5वें में है। हाँ 5वें में जुपिटर भी है, जुपिटर छठे में भी है, तो ये क्या करेगा कि 11वां हाउस इसको थोड़ा सा कम्पिटिटिव बना देगा। लेकिन इसका लगन और जो छठा हाउस है ये कंपैरेटिवली बीजेपी एनडीए का जो अलियांस है उससे कमजोर है। तो यहाँ एक रिजल्ट बन के सामने आता है कि यहाँ एनडीए और बीजेपी के जीतने के चांसेस, जो लोकसभा इलेक्शन 2024 है उसके जीतने के चांसेस काफी हद तक प्रबल हो जाते हैं, ठीक है। यस अब सर। क्या ये बात आती है इसकी टाइमिंग करने की। टाइमिंग के वक्त जब हमने देखा कि प्रश्न कुंडली में मंगल की दशा उदय हुई, जब यह प्रश्न लगाया गया, ठीक है। अब मंगल की दशा 7th हाउस के लिए क्या बोलती है, कहने का मतलब जो इसकी अपोजिशन है, जो इंडिया और अलायंस जो है वो क्या बोलते हैं, मंगल को पढ़ेंगे यहाँ। मार्स इज इन मार्स स्टार, मरकरी सब एंड जुपिटर सब सब। मंगल मंगल के स्टार में है तो छठे में है, और मार्स मरकरी के सब में आने से वो 5वें में आ गया, यस सर। ये कमजोर हो गया। मरकरी 11 में है, कमजोर है। और मार्स फाइनली जुपिटर के सब में आने से जुपिटर जहां छठे हाउस में है, जुपिटर 5 में भी है। तो कहने का मतलब ये मंगल की दशा को न्यूट्रल बनाता है। अब त्यागी जी, लगे हाथ मून की भुक्ति होगी उस वक्त जब इलेक्शन होगा शुरू, यस सर। ठीक है। अब मून की भुक्ति को पढ़ते हैं। मून की भुक्ति, मून भी मंगल के नक्षत्र में, और मंगल हमारा छठे हाउस का साइन लॉर्ड है। सर तो सॉरी टू मून, इंटरप्ट बट मून को हम जो है 11वें घर के सबसे लॉर्ड के रूप में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ वो उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मून जो है मंगल स्टार में है, मंगल 6 में है, और मून मून के सब में वो 11 में है, लेकिन मून 12 में भी है। ओके।
और मून जो है फाइनली राहु के सब में आने से, राहु जहां 11वें हाउस में है, राहु एज अ जुपिटर छठे में है, लेकिन राहु एज अ जुपिटर पांचवें में भी है, और राहु एज अ मरकरी पांचवें में भी। ठीक है ना? तो अब आप इसको जरा वन से रोटेट करिएगा। एनडीए एंड बीजेपी का जो चार्ट बना था उसको वन से रोटेट करें, उस और इसको दशा को पढ़ें। ओके सर, अब हम अपने व्यूअर्स को असेंडेंट हाँ, दशा उसको का पढ़ें। एनालिसिस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू असेंडेंट। अब देखें, सुप्रिय त्यागी जी ने इसको एनडीए बीजेपी की जो चार्ट बना था उसके लगन से इसको रोटेट कर दिया है। अब इस रोटेटेड चार्ट में जो लग्न से रिलेटेड है, इसको इसमें हम मंगल की दशा का अध्ययन करेंगे। क्या मंगल की दशा क्या बोलती है? मार्स इस केस में मार्स के स्टार में है, और मार्स हमने 11वें हाउस में देखा हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब 11वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। और मार्स जो है वो मरकरी के सब में है। मरकरी यहाँ पांचवें में है, बहुत कमजोर है, लेकिन मरकरी 11 में बहुत स्ट्रांग है, वन में बहुत स्ट्रांग है। मरकरी 11वें का रेसिडेंट है विद पीएस। इसका मतलब 11वें की इन्वॉल्वमेंट होके जहां पांचवें हाउस से कमिट हुआ, वन एंड 11th हाउस से भी कमिट हुआ। और मंगल जो है फाइनली जुपिटर के सब में। अब जुपिटर देखेंगे कि जुपिटर जो है वो छठे हाउस में नहीं है, वन में भी नहीं है, जुपिटर 11 में है। लेकिन जुपिटर जो है 7 और 12 में भी है। ये अपोजिशन के लिए दिखलाता है। कहने का मतलब जो मंगल की दशा है ये एक प्रकार से न्यूट्रल दशा होती है। यस सर। ठीक है। और ज्योतिष का नियम, हमारी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष का नियम है कि हर काम के लिए एक्सेप्ट डेथ, जो दशा लॉर्ड है इट शुड बी फेवरेबल, और इट शुड बी न्यूट्रल एटलीस्ट, इट शुड नॉट डिनाई। अगर जुपिटर 11th हाउस में अपीयर नहीं होता तो जुपिटर की जो मंगल की दशा थी वो डिनाई कर जाती, बेशक प्रॉमिस जितना मर्जी स्ट्रांग हो। इस केस में जुपिटर जो 11th में अपीयरेंस है वो इसको न्यूट्रल बनाता है। समझ रहे हैं त्यागी जी आप? यस सर, यस सर। हाँ। अब मून की भुक्ति को पढ़ते हैं। मून की भुक्ति जो है, मून मार्स के स्टार में है तो 11वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। मून मून के सब में है, कमिटमेंट मून कर रहा है, और मून छठे हाउस में बहुत स्ट्रांग है, और वन में भी है। तो इन्वॉल्विंग 11, कमिटिंग टू 6 एंड 1, एंड इन्वॉल्व कमिटिंग टू 5 आल्सो, मून पांचवें में भी उतना ही स्ट्रांग है। अब मून फाइनली राहु के सब में है, और राहु मेरा छठे हाउस में 2 बार अपीयर हुआ है। ओके, लेकिन राहु पांच में भी है। अब राहु ने फल देना है जुपिटर और मरकरी का, और मरकरी हम देख चुके हैं 1 एंड 11 में है, और जुपिटर मेरा 11th हाउस में है। यस सर। और जुपिटर डेट्रीमेंटल हाउस कौन से, 1 एंड 12। तो कहने का मतलब जो मून की भुक्ति है, ये भी जब इसका हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इसकी स्ट्रेंथ का, तो वी फाउंड दैट हमारी मून की भुक्ति है, इट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द भुक्ति ऑफ द अपोजिशन। और प्रॉमिस की जब बात की जाती है तो जो जो रिजल्ट आते हैं वो प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली आते हैं। अब त्यागी जी कुछ और आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेयरली हम इसके ऊपर प्रोडिक्शन नहीं दे पाएंगे, इसके साथ हमको ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा। ठीक है। अब जब इसका रिजल्ट आना है, रिजल्ट सर आएगा। तो यदि आप परमिशन दें तो ट्रांजिट किस प्लैनेट का कहाँ कहाँ होगा वो मैं जरा आपके सामने प्रेजेंट करूं। हाँ, कर दें कर दें कर दें कर दें। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे सर। हाँ, तो पहले आप ऐसा करिएगा, तो आप 4 जून का ट्रांजिट खोलें जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना है। तो दोस्तों ये जो है आपके सामने 4 जून 2024 सुबह 8 बजे का ट्रांजिट का चार्ट है। इस प्रश्न कुंडली के दशाओं का ट्रांजिट आप देख सकते हैं, उस समय किस ग्रह की क्या स्थिति होने वाली है। इस तारीख का ट्रांजिट चार्ट हमने इसलिए ओपन किया है क्योंकि इस दिन जो है इलेक्शन के रिजल्ट परिणाम अनाउंस होंगे, और सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो हमने मोटा मोटी यहाँ से जो है इस टाइम को लिया है। अब ट्रांजिट का एनालिसिस हमें जो है सर करके बताएंगे। ठीक है। अब देखें ये ट्रांजिट, त्यागी जी आपने 4 जून 2024 का सूर्य 8 बजे का जब काउंटिंग शुरू होगी। यस सर। अब ये देखें कि उस वक्त जो जुपिटर प्लेनेट है हमारा, वो वीनस के साइन में होगा। सन के स्टार में है वीनस, और वीनस के सब और सब में। आप ये देख लें कि जब जुपिटर वीनस के साइन में आएगा तो वीनस तो अपोजिशन के लिए उसका 1 और 6 का सब लॉर्ड था, जो बहुत कमजोर है। इसका यस सर। मतलब जुपिटर का ट्रांजिट भी एनडीए और बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है। इवन आप देखेंगे तो जुपिटर जो है उसका राशि लॉर्ड, सब हाँ। लॉर्ड और सब लॉर्ड तीनों हाँ, वो सब वीनस है। वीनस है। अब बात करते हैं सन की। सन भी उस दिन लकीली अनलकीली वीनस साइन में है, तो इट इज अगेन अ वेरी डेट्रीमेंटल साइन फॉर द अपोजिशन।
ठीक है ना, वो वीनस के साइन। और मून को देखिए, उस दिन मून का जो नक्षत्र स्वामी भी वीनस है। कहने का मतलब इनके जो यस सर। अपोजिशन को जो मारने का चांस है वो पूरा वीनस छोड़ा नहीं है। आप लकीली अनलकीली देखें कि वीनस हर जगह अपीयर हो गया है। तो वीनस तो अपोजिशन की कुंडली में 1 और 6 का सब सब लॉर्ड है, जो जो मरकरी के सब सब में आने से उसको जितवाता नजर नहीं आता। तो यस सर। ट्रांजिट भी उस समय एनडीए और बीजेपी के पक्ष में रहने वाला है। अब जरा देखते हैं मंगल का ट्रांजिट। जो मंगल मेरा दशा लॉर्ड है, ये क्या बोलता है कि मंगल का ट्रांजिट मार्स साइन में रहने वाला है। ठीक है, अब मार्स को पढ़ते हैं जी हम। ये त्यागी जी, आपने कौन से चार अपोजिशन का खोला हुआ है? कौन सा खोला हुआ है नीचे वाला? सर मार्स हम अच्छा पढ़ते चलिए। थे, वो एज अ दशा लॉर्ड न्यूट्रल है। हाँ ठीक है, मार्स जो है तो दशा लॉर्ड जो है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे कि 4 जून की जो हमारी दशा है, ये देखिए, इसको इसको हाईलाइट कर दें, 5 जून वाले को। ओके सर, एक हाँ, मिनट इसको टाइम इसको दीजिए। हाईलाइट कर दें। दोस्तों, इलेक्शन के दिन जो है ये दशा प्रोग्रेस में होगी। हाँ, मार्स मून मरकरी मरकरी वीनस, जैसा वीनस। कि आप देख सकते हैं, ये ठीक है, पाँच अब जून एक चीज 2024 देखें, को समाप्त होगी। जो मेरा प्राणा लॉर्ड है केतु का, ये सवेरे 4 जून को 7:07 पे खत्म हो रहा है। और उस दिन वीनस का प्राणा शुरू होगा। वीनस प्राणा लॉर्ड जो है वो अपोजिशन के लिए घातक है, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, और मरकरी की अंतरा और मरकरी का सूक्ष्म है। मरकरी मेरा लगन, इसको हटा दें चार्ट को बेशक, इसको ट्रांजिट चार्ट को हटा दें। ओके सर, एक मिनट टाइम दीजिए। हाँ, हाँ जी। अब ये देखिए, ये सुप्रिय त्यागी जी ने चार्ट हमारे सामने एक पेश किया है। ये लगना से है चार्ट। अब देखें कि मरकरी का सूक्ष्म और मरकरी का प्राणा था 4 जून को, जब रिजल्ट डिक्लेयर होना है। मरकरी को हमने जब पढ़ा तो मरकरी मेरा लगन और मरकरी 11वें हाउस का सबसे लॉर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ये इंडिकेशन देता है कि बीजेपी और एनडीए जो उनके अलियंस है, इनके जीतने के चांसेस काफी प्रबल है। तो नटशेल में हम एक इस चीज के ऊपर हम बात में हम एक ये कह सकते हैं त्यागी जी, कि जो आपने कुंडली मेरे सामने पेश की है या जो सामने बनाई है, ये कुंडली जो है एनडीए और बीजेपी की ओर जीत की ओर उसको दिखलाती है। यस सर। ठीक है, हाँ बोलिए, आप जब जो बोलना चाहें, अब कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते अपने हैं। व्यूअर्स के लिए हम एक चीज और जो है, जो बात हमने शुरुआत में की थी इस वीडियो के, इट विल बी बेटर अगर हम एक बार जुपिटर और शनि के अंतरा की कंपैरिजन कर ले। हाँ चलिए, अब देखें कि जुपिटर का जो अंतरा है मैं दिखाता हूँ, ये 30/4 तक रहने वाला है। ठीक है ना, और उसके बाद रिमेनिंग पीरियड जो 3 जून तक जितने भी इलेक्शन होंगे वो सैटर्न के अंतरा में होंगे। और इस केस में जो जुपिटर का अंतरा है, हमने इसको पाया है कि जुपिटर का अंतरा ये थोड़ी सी अपोजिशन देने वाला है अपोजिशन को। ठीक है ना, सॉरी, थोड़ी सी अपोजिशन देने वाला है एनडीए या बीजेपी को। हाँ लेकिन यस सर, सैटर्न हमारे का अंतरा एनालिसिस जो में। है, सैटर्न का अंतरा फिर जो है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है भारतीय जनता पार्टी या उसके अलियांस को जिताने में। इट मीन्स जो रिमेनिंग इलेक्शन होंगे, जो 30/4/2024 के बाद और 3 जून के बीच में इलेक्शन होंगे, वो सारे इलेक्शन सैटर्न के अंतरा में होने हैं। और सैटर्न का अंतरा इस केस में जो है, वो क्या इंडिकेशन देता है, वो सैटर्न का अंतरा जो है इस केस में बीजेपी एंड अलायंस को जिताने में सहायक बनता है। वो कैसे, इसका अध्ययन करते हैं। सैटर्न का आप देखिएगा, सैटर्न का इस केस में पोजिशनल स्टेटस है। ठीक है, और सैटर्न 6 में नहीं है और 11 में भी नहीं है, 1 में है। सैटर्न इज इन राहु स्टार। सैटर्न राहु के स्टार में है, तो राहु तो 6 में बड़ा स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है, और राहु 11वें का रेसिडेंट है। इसका मतलब 6 एंड 11 की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्गर लेवल पे हुई। और सैटर्न इज इन द सब ऑफ सन। कमिटमेंट सन कर रहा है। और सन आप ये देखिए 11th हाउस का रेसिडेंट है विद पीएस। तो 6-11 की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 6-11 से कमिट होगा, लेकिन सन जो है वो 5 में भी है। ठीक है ना, 5 में कमजोर है, 6 में ज्यादा स्ट्रांग। अब सैटर्न फाइनली जुपिटर के सब में। ठीक है, जुपिटर मेरा 1 में नहीं है, 6 में नहीं है, लेकिन जुपिटर 11 में है। और जुपिटर जो है आप ये देखिएगा 1 और 12 में भी है, ये थोड़ा सा उसको अपोजिशन देगा, है ना। और सन 5 में है, सन का पीएस है, और सन रेसिडेंट है 11वें हाउस का, तो वहां फल वो प्रबल रूप से देने वाला है। ओके, तो इस एंगल से हम कह सकते हैं कि जो सैटर्न का जो अंतरा रहेगा वो इस लगना के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। यस सर, तो इलेक्शन जो बाकी के 5 फेज, आखिरी 5 फेज के इलेक्शन इसी अंतराल में होने वाले हैं।
हम्म। तो लगे हाथ जो है हम एक बार अपोजिशन के लिए भी, यानी एनडीए के अलावा जो अपोजिशन है इंक्लूडिंग इंडिया यानी इंडिया अलायंस, उसके लिए भी एक बार जुपिटर सैटर्न की स्टडी करते हैं सर, ठीक हाँ जी, क्या बोले त्यागी जी आप? है। जुपिटर और सैटर्न की स्टडी हम इंडिया अलायंस यानी इंडिया के लिए भी कर लेते हैं एक बार, हाँ, करिए ताकि करिए करिए। हमारे व्यूअर्स को और और ज्यादा रोटेट कर आइडिया दें, लगे। चार्ट को रोटेट कर दें। अब सुप्रिया त्यागी जी ने इस चार्ट को 7th हाउस से रोटेट कर दिया है। और जुपिटर के अंतरा का अध्ययन करेंगे और सैटर्न का अध्ययन अंतरा का अध्ययन करेंगे। जुपिटर को देखते हैं कि जुपिटर अपोजिशन के लिए क्या दे रहा है। जुपिटर हमारा वीनस के स्टार में है। जुपिटर वीनस स्टार में आने से वीनस छठे हाउस में है, तो छठे की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और जुपिटर जुपिटर के सब और जुपिटर के सब में है। और जुपिटर सिर्फ छठे हाउस का रेसिडेंट है विद पीएस, लेकिन जुपिटर 5 में भी है। ठीक है, इसका मतलब जो जुपिटर का अंतरा अपोजिशन के लिए थोड़ा स्ट्रांग रहने वाला है। अब बात आती है सैटर्न का अंतरा। सैटर्न आप देखे हैं कि सैटर्न जो है वो राहु स्टार में है। सैटर्न अगर राहु स्टार में है तो राहु तो 11वें में है। ठीक है ना, तो 11वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। और राहु ने फल देना है जुपिटर और मरकरी का। ठीक है ना, तो जुपिटर मेरा छठे हाउस में है, जुपिटर 1 में भी है। कहने का ये मतलब है। और ये 1 6 11 की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पे हो गई। सैटर्न इज इन द सब ऑफ सन। जो सन है, सन 5वें का रेसिडेंट हो गया विद पीएस। तो ये जो इंडी के लिए या इंडिया जो और जो अपोजिशन है इनके लिए, छठे की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 5 से कमिट होना तो छठे हाउस की नेगेशन करता है। वेयर एज सन इज अपियरिंग इन 11, तो 11 तो अपोजिशन मीन्स लगना के लिए, यहाँ की बीजेपी और अलायंस के लिए अच्छा है। और फाइनल कंफर्मेशन फिर जुपिटर करता है। जुपिटर छठे में आ रहा है, लेकिन जुपिटर 5वें में भी 2 बार अपियर हुआ। ठीक है ना, तो जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो सैटर्न हम पाते हैं कि सैटर्न इज लिटिल वीकर इन द केस ऑफ अपोजिशन, मीन्स इंडिया एंड जो उसके अलायंसेज हैं उसके लिए कंपैरेटिवली वीक है। ठीक है त्यागी जी, और बताइए। यस सर। आपने इस कुंडली का अध्ययन ठीक किया है। ठीक है ना, जो आपने अपने तथ्य मेरे सामने रखे हैं, इस कुंडली के अकॉर्डिंगली आपकी ओर से यही प्रिडिक्शन बनती थी। ठीक है, थैंक मैंने यू। तो आपकी प्रिडिक्शन को जस्ट एक कंफर्म किया कि आपने जो उस चार्ट को पढ़ा है, आपने ठीक पढ़ा है या नहीं पढ़ा। थैंक यू सर, आपके जो वेरी विचार गुड। हैं हमेशा के बहुत लिए बढ़िया। हमेशा की तरह ध्यान चार्ट देने के के लिए। अकॉर्डिंगली आपकी स्टडी इज वेरी गुड। ठीक है, मुझे फक्र है आपके ऊपर कि अच्छा आपने रीडिंग थैंक यू किया। सर। ठीक है, आप देखें क्या क्या प्रिडिक्शन निकलती है। ओके, यस सर, ऑल यस द सर। बेस्ट। आपकी मेरी शुभकामनाएं आपके थैंक साथ यू हैं। सर, थैंक यू। ठीक है त्यागी, शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने गुरुजी श्री आर एस सानी जी के भी विचार इस प्रश्न कुंडली पर सुने, तो इस प्रश्न कुंडली के हिसाब से आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन जीत जाएगा, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जीत जाएगा। और क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ का जो प्रॉमिस है असेंडेंट का और छठे घर का, वो इस कुंडली में कमज़ोर है। तो एक अनुकूल अंतरा में भी, यानी जैसा मैंने आपको बताया था कि 30 अप्रैल तक एनडीए के लिए अंतरा अच्छा नहीं है, तो उस अंतरा में भी जो विपक्ष है वह उस खराब अंतरा का, जो एनडीए के लिए अंतरा अच्छी नहीं है, उसका भी संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। तो यहाँ से ये कुंडली एनडीए के लिए एक कन्विंसिंग विक्ट्री दिखाती है, पर इतनी केक वॉक नहीं होगी। तो 400 सीट का जो टारगेट है उनका, जो उन्होंने सेट किया है 400 सीट्स का टारगेट, वह शायद पूरा ना कर पाए वो। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। यदि आपका कोई कमेंट है तो वह आप नीचे सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। प्रभु श्री राम से आपके एक कुशल मंगल की प्रार्थना है। जय श्री राम।